अभी हाल ही में हमने मार्स के फ्यूचर सिटीज के बारे में बात करी थी। तो उसकी रिसर्च करते टाइम मेरे दिमाग में ये आया कि हम क्यों मार्स के बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, माना अभी मार्स पर जा पाना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जब चीजें मुश्किल हैं ही तो हम सिर्फ क्यों मार्स के बारे में ही बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर ही 6 बिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि हैबिटेबल हो सकते हैं। मतलब 6 बिलियन सिर्फ वो हैं जिन पर रहा जा सकता है, जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। और इन 6 बिलियन प्लैनेट्स में से 300 मिलियन ऐसे हैं जो कि अर्थ जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब वहां पर लिक्विड वाटर जैसी चीज हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकता है। इन 300 मिलियन एस्टिमेटेड प्लैनेट्स में से 24 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसको हमारे साइंटिस्ट ने कैटेगराइज कर लिया है, और उनमें से 16 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो कि हूबहू हमारे अर्थ जैसे हो सकते हैं या फिर उससे बेहतर भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लैनेट्स हैबिटेबल कैसे होते हैं। पहले एक प्लैनेट के हैबिटेबल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका हैबिटेबल जोन में होना, जिसको साइंटिफिक टर्म में गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। ये प्लैनेट की वो डिस्टेंस होती है जो स्टार से इतनी दूर भी ना हो कि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, और वो इतनी पास भी ना हो कि सूरज की गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। लेकिन फिर भी सिर्फ हैबिटेबल जोन में होना काफी नहीं है। यहाँ पर और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे उस प्लेनेट का राइट साइज, उसकी डेंसिटी, उसकी ग्रेविटी, उसके अराउंड नेचुरल सैटेलाइट्स का होना, वो जिस सन को ऑर्बिट कर रहा है उस सन की स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर हम अपने सन को देखें तो वो करीब 4.5 बिलियन ईयर से काफी स्टेबल है, लेकिन ज्यादातर स्टार्स स्टेबल नहीं होते। वहां पर सूरज पर बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती रहती हैं, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ईएम वेव्स निकलती हैं। हम सबको पता है कि हमारी धरती को सूरज से बचाने में हमारे धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी ज्यादा मदद करती है। लेकिन जो दूसरे सूरज हैं वहां पर ये डिस्ट्रप्शंस इतना ज्यादा होता है सूरज के अंदर कि उससे जो एनर्जी निकलती है वो किसी भी प्लेनेट की इंटरनल मैग्नेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी प्लेनेट के हैबिटेबल होने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स की जो कि हूबहू हमारी धरती जैसे हो सकते हैं। नंबर 1, केपलर 452b। इसे हम सुपर अर्थ कहें तो गलत नहीं होगा। शायद इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है उसका नाम है G2 स्टार। इस प्लेनेट का एक साल करीब 388 दिन का होता है। ये प्लेनेट अर्थ से 50% बड़ा है, और G2 स्टार हमारे सन से करीब 10% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो हमारे सूरज से 20% ज्यादा ब्राइट है। इसकी दूरी अर्थ से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है। केपलर 452b एक 6 अरब साल पुराना प्लेनेट है, और इसका सन हमारे सन से करीब 1.5 अरब साल पुराना। मतलब ये सोलर सिस्टम हमारे से बहुत ज्यादा पहले बना था। अभी तक तो हम प्लेनेट के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का नजारा कैसा होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट के अनुसार ये ग्रह नुकीली चट्टानों वाला हो सकता है। इसके आसपास थिक एटमॉस्फेयर होने के चांसेस तो हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स भी होंगे, और ये क्लाउड्स इतने ज्यादा हैं कि लगभग पूरी सरफेस को कवर करके रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ऑक्सीजन होने के चांसेस हैं। अगर इसके प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा मॉनिटर करी गई हैं। टाइम टाइम पर इरप्शंस होते रहना, बड़े बड़े इरप्शंस, यहाँ पर शायद लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करने दे रहा, या मे बी जो लाइफ वहाँ पर मौजूद है वो इतनी एडवांस नहीं हो पा रही कि वो भी शायद हमारा पता लगा सके। और हमने भी अभी तक वहाँ पर लाइफ का कोई भी साइन तो नहीं पाया है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट है हम सबका फेवरेट, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। ये साइंटिस्ट द्वारा ढूंढा गया हमारे धरती से सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट है। इसकी दूरी धरती से 4.2 लाइट ईयर्स है। प्रोक्सिमा सेंचुरी का भी एक एम ड्रॉफ स्टार है जो हमारे सन से करीब 10% छोटा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये स्टार सुपर एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रोक्सिमा सेंचुरी बी को हमारे अर्थ के मुकाबले 70% ज्यादा एनर्जी मिलती है। सुपर एक्टिव स्टार्स ये उस टाइप के स्टार्स होते हैं जिसकी सोलर फ्लेयर्स बहुत खतरनाक होती है। यही वो स्टार्स होते हैं जो किसी प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर इतना स्टेबल नहीं रह पाता। लेकिन साइंटिस्ट के डेटा के मुताबिक प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी स्टेबल देखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट है केपलर 186f।
ये प्लैनेट केपलर टेलीस्कोप की वजह से ढूंढा गया है, इसी वजह से इसका नाम केपलर 186F रखा गया है। ये एक बहुत ही कमाल का प्लैनेट है क्योंकि ये उनमें से एक प्लैनेट है जिसका साइज लगभग हमारे धरती के बराबर है और ये सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर है। ये प्लैनेट अपने स्टार की सिर्फ 30% एनर्जी ही रिसीव कर पाता है, जिसकी वजह से ये अर्थ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। अगर अभी हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक रहा जितना हमारा है तो सनलाइट की गर्मी यहाँ पर इजीली ट्रैप हो सकती है और ये प्लैनेट ठीक ठाक गर्म रह सकता है। और इसके ठंडे होने की वजह से यहाँ पर फ्रोजन वाटर की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम अपनी धरती की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि वो सनलाइट की अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो हमें ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन केपलर 186F जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो एक कूल एम ड्राफ्ट स्टार है, जिसकी वजह से प्लैनेट के सरफेस पर मोस्टली इंफ्रारेड लाइट रिसीव होती है। उसकी वजह से स्पेक्ट्रम में एक डिफरेंट वेवलेंथ हमें देखने को मिलती है और इसी वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशंस है वो हमें ब्लैक कलर की शायद देखने को मिल सकती है। ये डिम स्टार देखने में शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये थे कुछ वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स जिसके बारे में हमें अभी पता है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन फिर भी मार्स के अलावा ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हम वहाँ तक जाने की टेक्नोलॉजी बना पाए तो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करना।